चैप्टर चल रहा है हमारा चेंज इन पीएसआर और एग्जाम्पल है हमारा 27 टीएस ग्रेवाल। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकंड, टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब इसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है जैसे कल कराया था, लेकिन यहां पर जो शॉर्टेज और सरप्लस आएगा उसको आपको कैश और बैंक से कवर ना करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है या फिर करंट अकाउंट से चार्ज करना है। तो जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पर चार पार्टनर है STUV, जिसमें से आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा यू ना तो सरप्लस है यू का, ना ही कोई डेफिशिएंसी है। सिर्फ तीन पार्टनर ST और V, उनमें से दो पार्टनरों का आ रहा है सरप्लस और एक पार्टनर है V, उसकी आ रही है डेफिशिएंसी। तो जब सरप्लस आएगा और उस सरप्लस और डेफिशिएंसी को या फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो उस कंडीशन में S और V, S और T जिनका सरप्लस आ रहा है उनकी एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। उस सरप्लस को करंट अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। ऐसे टी का टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज करंट अकाउंट, और कल इस सरप्लस को विड्रॉ करवा लिया था लेकिन आज इसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और ये अमाउंट आएगा एस का आएगा 58,000 और दूसरे वाले का आएगा 1,16,000। ठीक है साहब। और जब आप फोर्थ पार्टनर का देखोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो वहां पर V उसका डेफिशिएंसी आ रही है, तो कायदे से उसको लेके आने चाहिए थे जैसे कल की वीडियो में था, बट आज वो कह रहा है कि करंट अकाउंट से अपनी इस डेफिशिएंसी को करंट अकाउंट में डेबिट करवा रहा है वो। तो यहां पर हो जाएगा आपका V's करंट अकाउंट डेबिट टू V's कैपिटल अकाउंट, और ये जो अमाउंट आना है ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,74,000। अच्छा, अब ये तो हो गया जर्नल एंट्री। जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में एस के कॉलम में लिख देना टू एस करंट 58,000। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टी के कॉलम में लिख देना टू टीज करंट 1,16,000। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में वी के कॉलम में अमाउंट लिख देना 1,74,000 और लिख देना पर्टिकुलर में वाई वीज करंट। इसके अलावा बैलेंस शीट में जो आपके क्रेडिट वाले करंट है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाते हैं, और जो डेबिट वाला करंट है वो बैलेंस शीट में असेट्स में जाता है। और ये वाली जो अमाउंट है शॉर्टेज और सरप्लस, इसको कैश में प्लस माइनस नहीं करते। ठीक है, बाकी ये हो गया, सही बोला ना मैंने। जो आपका डेबिट वाला करंट है वो आपका जाएगा असेट्स में, और जो क्रेडिट वाला करंट है वो आपका जाएगा लायबिलिटी में। क्या जी मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा गाइस, जब आप अपना गेन और सेक्रीफाइस करोगे ना, गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गेन और सेक्रीफाइस करोगे, तो इसमें एक पार्टनर है यू, वो ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, तो उसको गुडविल के कंपनसेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, वीडियो देख लेना जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है कल की वीडियो। अच्छा, एक चीज और कि जब आप गुडविल का अमाउंट निकालोगे तो इसमें जो गेन कर रहा है वो वी है, तो वी की कैपिटल हो जाएगी डेबिट, और वो जो अमाउंट आएगा वी का गुडविल का, जैसे कल मैंने बताया था, उसका फॉर्मूला बताया था, फर्म की गुडविल में गेन शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। तो फर्म की गुडविल आपको दी हुई है 90,000 और गेन शेयर है आपका वी का गेन शेयर आ रहा है 3/10, तो 90,000 का जब आप 3/10 करोगे तो 27,000 आएगा। तो वी की कैपिटल तो डेबिट हो जाएगी 27,000 से, और दो पार्टनर एस और टी ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो आएगा उस सेक्रीफाइस रेशियो में 27,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो इससे आपको इन दोनों की कैपिटल क्रेडिट होती हुई दिखेगी उस जर्नल एंट्री के अंदर। और फिर जब आप इसको कैपिटल अकाउंट में डालोगे तो वी की कैपिटल डेबिट हुई है, तो डेबिट साइड में वी के कॉलम में दोनों के नाम चढ़ जाएंगे, टू एस कैपिटल और टू टीज कैपिटल 9,000 और 18,000, और टी और एस की कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में वाई वीज कैपिटल दोनों के में से डेबिट हो जाएंगे। एक के में से 9,000 डेबिट, एक के में 9,000 क्रेडिट हो जाएंगे टी एस के में, और टी के में क्रेडिट हो जाएंगे 18,000। ठीक है, ये आपका गुडविल का भी हो गया कॉन्सेप्ट, हालांकि कल बता दिया था फिर भी दोबारा वापस से बता दिया है। अच्छा, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। चलिए बहुत, ये क्वेश्चन आपको, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल 27 टीएस ग्रेवाल, ये क्वेश्चन आपको फुल करना है। ठीक है, अब इसमें मैं जरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। देखिए ये कह रहा है बैलेंस शीट आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जिसमें दो पार्टनर है एक्स और वाई, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत सारी चीजें दी है, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर, और असेट साइड में गुडविल, मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। ऑन दी अबव डेट
दे डिसाइडेड टू चेंज इन पीएसआर 3:5। पहले कुछ और रेशियो था, अब कुछ और रेशियो हो जा रहा है। लास्ट में कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। इस क्वेश्चन को मैं तमीज से करा रहा हूं, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट मैंने खत्म करा दिया 2 वीडियोस में, ठीक है, 2 क्वेश्चंस में। अब मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं, एक क्वेश्चन पूरा तमीज से करा दे रहा हूं जिससे आपका पूरा सिस्टम क्लियर हो जाए। हालांकि कल वाला क्वेश्चन भी मैंने बहुत तमीज से कराया था, बट उसमें कंटेंट ज्यादा नहीं था। इसमें आपको पूरे चैप्टर का जो मेरा रिवीजन है, कॉन्सेप्ट का रिवीजन था, वो एक ही क्वेश्चन में ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। इसमें रिजर्व्स भी है, रिवैल्यूएशन भी है, लॉसेस भी है, एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, सारी चीजें। एंट्री भी कर लेंगे इसकी हम साथ के साथ, और अकाउंट्स भी बना लेंगे, हालांकि उसने एंट्री पूछी नहीं है। देखिए भाई, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10 मिनट में खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर इसमें पार्टनर है, 2 पार्टनर है एक्स और वाई, ये इनका कैपिटल अकाउंट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। एज एट कौन सी डेट पे वो रिटायर हो रहा है? वो रिटायर कर रहा है 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है साहब। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना होता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिल करना होता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, एक्स का दिया 52, वाई का दिया 54,000। यहां पर टाइम लगा के 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाय बैलेंस बीडी 52 और इसका 54, जो चीज नहीं है पूछ लेना बच्चों। इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से मैं बता रहा हूं, फोकस करके समझिएगा। मैंने परसों कल के दिन जो वीडियोस बनाई थी उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जैसे कि ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, आपको मिसलेनियस क्वेश्चन में पूरा चैप्टर अपने दिमाग में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको चाहिए होता है, हमेशा याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको चेंज इन पीएसआर करना है, और चेंज इन पीएसआर के अंदर 2 चीजें या 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले आपको पता करना है कि क्या क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया है या नहीं दिया है। यस, आपके क्वेश्चन में दिया है, और वो दिया हुआ है 3:5। चलिए, एक टेंशन आपकी खत्म हो गई। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है आपको? वो दिया हुआ है 5:3। इसके बाद आपकी जो अगली स्टेप होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए आपको गेन रेशियो पता होना चाहिए और सेक्रीफाइस रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, गेन और सेक्रीफाइस करने के लिए आपको ओल्ड में से न्यू को घटाना है, ठीक है। तो यहां ले लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, सबसे पहले आप कैलकुलेशन ऑफ गेन या सेक्रीफाइस पीएस पता करेंगे, एक्स का और वाई का। एक्स का ओल्ड है आपका 5/8 और न्यू है बेटा 3/8, तो ये हो गया आपका 2/8। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ओल्ड में से न्यू घटाते हैं, पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस होता है। तो गेन और सेक्रीफाइस इक्वल होते हैं, तो अगर एक पार्टनर गेन कर रहा है, 2 ही पार्टनर है, तो दूसरा डेफिनेटली सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो गेन कर रहा होगा, चेक कर लो भले। 3/8 माइनस 5/8 इजिकल टू माइनस के 2/8 इन द सेंस गेन, ठीक है। एक गेन कर रहा है और एक सेक्रीफाइस कर रहा है, टोटल ऑफ गेन शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ सेक्रीफाइस। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना होता है गाइस, आपको पहला वाला स्टेप खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप खुद याद रखनी है, क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है, फोकस करो कि हमारी अगली स्टेप क्या होती है। अगली स्टेप होती थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता था चेंज इन पीएसआर में। अगली स्टेप होती थी कि हमें जो फर्म की गुडविल आइडेंटिफाई करनी है और उस फर्म की गुडविल को गेन पीएस से मल्टीप्लाई करके गेनर की कैपिटल को डेबिट करना है, और उस गेन्ड पीएस के टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और उस अमाउंट से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये चीज खुद से याद रखनी है। ढूंढो क्वेश्चन में गुडविल फर्म की निकली हुई दी है या नहीं। बैलेंस शीट के अंदर वाली गुडविल गुड नहीं मानी जाती, बैलेंस शीट के बाहर होनी चाहिए गुडविल। बैलेंस शीट के बाहर गुडविल निकालनी पड़ेगी। आपसे कह रहा है गुडविल ऑफ इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 वर्षों का प्रॉफिट दिया है 7,500, 4,000 और 6,500। तो गाइस गुडविल निकाल लेते हैं। फर्म की गुडविल निकालोगे तो गुडविल का आपको फॉर्मूला पता है कि पहले आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता करना पड़ेगा, पिछले 3 वर्षों के प्रॉफिट को ऐड कर लो, 7.5, 4 और 6.5, 7.5, 4 और 6.5, ये हो गया आपका 18,000 डिवाइड बाई 3, 6,000 हो गया, ठीक है। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। 7 और 4 11 और 6 17 और 1 18, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आप गुडविल निकालो। गुडविल का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, वो आपको दिया हुआ है 2, ठीक है। तो आपकी फर्म की गुडविल आ गई बच्चों 12,000, ठीक। इस फर्म की गुडविल को गेन पीएस से मल्टीप्लाई करके अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ गुडविल जो कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो वो अमाउंट आ गया आपका। फर्म की गुडविल कितनी है 12,000 मल्टीप्लाई गेन पीएस 2/8,
तो ये हो जाएगा आपका 4 3000, यानी कि जो एंट्री होगी वो 3000 से होगी। एंट्री इसने पूछी नहीं, फिर भी समझाने के लिए मैं कर दे रहा हूं। अगर आपको एंट्री करनी है तो गेन कौन कर रहा है, एक्स नहीं वाई गेन कर रहा है। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, जो गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको बेनिफिट पहुंचाएंगे क्रेडिट करके उसकी कैपिटल 3000। यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की नीड नहीं है क्योंकि एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर आप वाई का कैपिटल अकाउंट के पीओवी से सोच रहे हो तो वाई की कैपिटल डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी टू एक्स कैपिटल, वाई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3000। लेकिन फिर आप एक्स के पीओवी से कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो तो वो क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी भाई वाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उसका कॉलम 3000 अमाउंट से। ठीक है, ये पोस्टिंग हो गई। इसके बाद हमारे को खुद से याद रखना है, बुक में नहीं झांकना है। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप होती थी एग्जिस्टिंग गुडविल। जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल अगर क्वेश्चन में है तो उसको राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में ऑल पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करके। यहां पर हमारी यस एग्जिस्टिंग गुडविल है 8000 की, तो उसकी एंट्री हमारी खुद से याद रखनी है, एक्स की कैपिटल डेबिट, वाई की कैपिटल डेबिट टू गुडविल 8000। भैया इस 8000 को ओल्ड पीएसआर में बांटना, नए को कहीं मत न्योत देना, ओल्ड में बांटना 5 और 3, तो 5000 और 3000। ठीक है साहब, वो आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इधर आ जाएगा टू गुडविल। खुद से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती थी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। या रिजर्व कर लो, एक ही बात है, आगे पीछे कर लो। चलो, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फ्री रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्पेसिफिक रिजर्व का कोई यूज नहीं है तो उन्हें फ्री रिजर्व में कन्वर्ट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ढूंढते हैं अपने क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में रिजर्व वगैरह कुछ है क्या। यस, अपने सबसे पहले जनरल रिजर्व है 4800। जनरल रिजर्व के दो रूल थे, क्या इसको नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ये मानते हैं कि कंटिन्यू नहीं करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स की कैपिटल में। क्वेश्चन में बोला भी नहीं कंटिन्यू करने की न्यू बैलेंस शीट में, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी इन देयर ओल्ड रेशियो एंड द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज 4800 और 4800 will be distributed in 5:3 in the sense 8 से गया 8 6 48 3000 और 1800। ठीक है, और ये जनरल रिजर्व इनकी कैपिटल क्रेडिट हो रही तो क्रेडिट में पोस्टिंग हो जाएगी बाई जनरल रिजर्व 3000 और 1800। ठीक है साहब, देखो और कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व है, चेक करते क्या रिकंस्टिट्यूशन वाले दिन कोई क्लेम है। यस, क्वेश्चन में बोल रहा है कोई क्लेम है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6000। रूल्स मैंने इसके सारे बताए वीडियो में, आप देख लेना। यहाँ फिलहाल क्वेश्चन से रिलेटेड रूल्स डिस्कस कर देता हूँ। रिजर्व 10,000 का है, क्लेम 6,000 का है, तो रिजर्व में से क्लेम के लिए प्रोविजन करके रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। ठीक है, तो एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6000, बचा 4000 टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। और 4000 को जब 8 से डिवाइड मारोगे 5 पंजे 2500, 5 तिया 1500। ठीक है, न्यू बैलेंस शीट में जाओगे तो लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6000 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और वो उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2500 और 1500। इसके बाद अपना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, गाइस बाट मत देना, स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, है ना, तो कंटिन्यू होगी न्यू बैलेंस शीट में। इसके बाद असेट्स में आ जाओ। असेट सॉरी असेट्स में आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है जो कि आपका डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो होते हैं वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, तो इनको भी आपको राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करके। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है साहब, अमाउंट आपको दिया हुआ है 800 रुपए का, तो 800 को 5 3 में बांटोगे तो 500 और 300, इनकी वजह से इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। सेंट वीएस मिस्टी समझ में आ रहा है, बहुत समझो। इसके बाद
इसके बाद हमें क्वेश्चन में चेक कर लेना चाहिए एडजस्टमेंट में कोई रिजर्व विजर्व के बारे में कोई बात तो नहीं है सब, कोई बात नहीं है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज के कॉन्सेप्ट में कल बता चुका हूं, अपनी एडजस्टमेंट पढ़ के पता चलेगा। देखिए इसमें तो बोल रहे हैं मशीनरी को रीवैल्यूड करना है 45,000 पे। आप चेक करो मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी 38, मार्केट में रीवैल्यूड प्राइस हो गया 45, इट मींस डिक्रीज इन असेट्स हो गया। और डिक्रीज इन असेट्स की जो एंट्री होती है वो होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है साहब 7,000। वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर चला जाएगा डेबिट साइड में टू मशीनरी। हाँ इंक्रीज हुई है, एंट्री गलत कर दी हमने, सॉरी। मार्केट में 45 हुई है ना, इंक्रीज हुई है, गुड। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 7,000, इट हैपेंस बच्चों, गलतियां होनी चाहिए कभी कभी भाई। मशीनरी अकाउंट 7,000, पर वो गलतियां बस कोचिंग तक हो और घर तक हो, बोर्ड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है बेटा स्टॉक। स्टॉक का पहले से जो प्राइस था वो था आपका 7, मार्केट में हो गया 8, इंक्रीज हो गया तो सेम एंट्री हो जाएगी। इसकी भी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1,000, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में पोस्ट हो जाएगा बाय स्टॉक। और न्यू बैलेंस शीट में भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। मशीनरी आपकी हो गई, मशीनरी 45,000, ठीक है, और आपका जो स्टॉक है वो हो गया 8,000। ये ऑर्डर में नहीं बनाई है मैंने, बैलेंस शीट ऐसी बना दी, अब तमीज से बनाना, परमानेंसी या लिक्विडिटी जौन से भी ऑर्डर में बनाना चाहते हो। इसके बाद भाई आपको मैंने स्टेप बताई थी कि आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है, क्रेडिट एक्सीड करना है डेबिट को, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, जो भी करेंगे ओल्ड रेशियो में करेंगे, ठीक है साहब। ये हो गया 7 और 1 8,000, तो ये हो गया 5,000 और 3,000, ठीक है साहब। तो वो इधर आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई 5 3 8, इसका टोटल 8। और अगर आप कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो क्रेडिट हो जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 और 3,000। इसके बाद होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो क्वेश्चन में मांगी नहीं है, तो अब आप काम करो बैलेंस शीट उसको पीएनएल वो कैपिटल अकाउंट को बंद करो, बैलेंसिंग करो उसकी। 52 और 3 55 और 3 58 और 2 60 और 5 65 500, 555 से उड़ गए 60,000 टू बैलेंस सीडी, वो यहां पहुंचा दो कैपिटल। हाँ, इसके बाद 54 और 1 55 और 1 56 और 3 59 60 300, 3300 उड़ गए, 300 उड़ गए, 57 और 3 54। इसके बाद बेटा जो चीजें चेंज नहीं हुई है वो सेम टू सेम कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, जैसे कि आपका हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये हो गया भाई आपका 1,000, और इसके अलावा एक चीज हो गई आपकी क्रेडिटर 5,000 की, ठीक है। इधर असेट्स में आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, गुडविल तो गई, मशीन गई, फर्नीचर हो जाएगा 15,000 का, फर्नीचर 15,000 रुपए का। इसके अलावा आपके डेटर्स आ जाएंगे 33,000, सुंदरी डेटर्स आ गए आपके 33,000 रुपए की, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके हो गए स्टॉक है नहीं, बैंक, बैंक अनचेंज है, बैंक बैंक हो गया आपका 25,000 रुपए का, ठीक है। और इसी के साथ टोटल लगाओ, भगवान का नाम लेके कॉल आना चाहिए, 54 और 60 1 14 और 5 1 19 और 1 20 1 26, 33 और 15 48 और 5 53 और 20 73 और 5 78 और 40 1 18 1 18 और 8 1 26। चलो पॉज, ध्यान दीजिए मेरी बात, जल्दी चैप्टर खत्म कराने दीजिए। एग्जाम्पल 41 डीके फुल करना है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिजेश, चारू और दिलीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलो। एक बैलेंस शीट दी हुई है, उसके बाद हमसे लास्ट में कुछ पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव, ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पूछी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनवाई है, ठीक है। तो देखिए यहां पर फोकस्ड हो जाइए कि समझो कि जब एडजस्टमेंट एंट्री पूछता है चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में, तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो
एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रही है न्यू बैलेंस शीट में, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में। या तो क्वेश्चन में बोला होगा कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह इन सबको उठा के कंटिन्यू कर दो न्यू बैलेंस शीट में, तो आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट में वो कंटिन्यू हो जाएंगी। या फिर आपकी जो असेट्स और लायबिलिटीज है उन्हें वो कह रहा होगा कि रीवैल्यूड प्राइस पे मत ले जाओ रिवाइज्ड बैलेंस शीट में, बल्कि बुक वैल्यू पर ले जाओ। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तभी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से पहले नेट इफेक्ट निकालना पड़ता है, और नेट इफेक्ट किन किन कंडीशंस में कैसे कैसे निकलता है वो मैं सब वीडियो में बता चुका हूं। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होना है। तो भाई इस क्वेश्चन में बोल रहा है पहले जो ओल्ड रेशियो था वो 3:1 था, ठीक है, और जो अब अपना न्यू रेशियो है बेटा वो क्वेश्चन में बोला है उसने हमसे 4:1। ये हमारा न्यू हो गया 4:1। बाकी तीन पार्टनर है बीसीडी, ब्रिजेश, चारू और दिलीप। इनका इसने बोला था पार्टनर एग्रीड और न्यू रेशियो ठीक है। दे एग्रीड दैट स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस, पीवीडी टू बी इंक्रीज्ड। ध्यान से सुनना, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। पीवीडी टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%, 3,500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 3,50,000, गुडविल इज वैल्यूड एट 45,000। अब आगे की बात सुनो। पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स। मतलब वो ये कह रहा है कि पार्टनर नहीं चाहते कि जो ऑल्टर्ड यानी कि जो रिवाइज्ड प्राइस है या रीवैल्यूड प्राइस है असेट्स और लायबिलिटीज का रिवाइज्ड बैलेंस शीट में, उस वाले प्राइस को लेके नहीं जाना चाहते, बल्कि बुक वैल्यू को ही लेके जाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा पहले। एंड वांट टू लीव द रिजर्व एंड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब है कि वो लोग रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाह रहे, इन द सेंस कि वो लोग न्यू बैलेंस शीट के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं रिजर्व और पी&एल को। तो आपको इन सबको ध्यान में रख करके आपको नेट इफेक्ट निकालना है। और इस क्वेश्चन में बच्चों गुडविल भी दी हुई है। तो कल मैंने आपको बताया था जिस क्वेश्चन में गुडविल हो, जिस क्वेश्चन में पी&एल को और रिजर्व्स को कंटिन्यू करना हो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में, और जिस क्वेश्चन में रिवाइज्ड बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पर ही कंटिन्यू करना हो, तो आपको नेट इफेक्ट में उन सबको एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा। गुडविल के लिए अलग से एंट्री नहीं होगी फिर। तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, और उस नेट इफेक्ट में सबसे पहले आप गुडविल को ले लो। गुडविल, इसमें आपको कभी किसी पार्टनर के हिस्से की गुडविल नहीं रखनी, बल्कि पूरी फर्म की गुडविल रखनी है। कंफ्यूजन है, पेपर में याद नहीं रहता, ठीक है। फर्म की जो गुडविल है वो आपको दी हुई है 45,000। पहला तो आपको ये मिल गया नेट इफेक्ट की कैलकुलेशन में। दूसरा आपको चाहिए जितने भी रिजर्व और प्रॉफिट्स है उनको कंटिन्यू कर दो उनकी फुल वैल्यू से। तो आपके पास रिजर्व है 42,000 का, रिजर्व ऐड कर लो इसके अंदर 42,000। अब देखो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्या क्वेश्चन के अंदर? यस, पी&एल दिया हुआ 21,000 का, ये आप ऐड कर लो पी&एल, या प्लस लिख लो इसके नीचे ना, प्लस 21,000, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी&एल। इसके अलावा अब आप सेट साइड में देखो कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है क्या? नहीं है। इसके बाद अब अपना सुनिए इसमें जुड़ेगा क्या और घटेगा क्या? इंक्रीज इन वैल्यू, जो आपके प्रॉफिट से वो जुड़ेंगे, लाइक इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स प्लस होगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी भी प्लस होगा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी माइनस होगा, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी माइनस होगा। तो यहां देख लेते हैं, स्टॉक को 20% लेस पर वैल्यू, स्टॉक को 20% लेस पर वैल्यू करना है, इसका मतलब डिक्रीज इन स्टॉक है, तो ये आपका माइनस होगा, डिक्रीज इन स्टॉक। और स्टॉक जो है बच्चों आपको वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1,80,000 का, 20% हो गया 36,000, तो वो 36,000 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको पीवीडी को, सुनिए देखो क्वेश्चन के अंदर डेटर्स दिए 62,000 के, पीवीडी ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बनी हुई दी हुई है 2,000, जो एग्जिस्टिंग पीवीडी है वो 2,000 है। वो कह रहा है पीवीडी टू बी इंक्रीज्ड बाय 1,500, मतलब आप अपनी पीवीडी को इंक्रीज कर रहे हो, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लॉस हो गया तो माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन पीवीडी 1,500, ये सब नेट इफेक्ट को इफेक्ट करेंगी, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर को 20% से डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर दिया आपको 30,000, 20% हो गया 6,000, डिक्रीज इन फर्नीचर माइनस हो जाएगा, जो लॉस के केसेस हैं वो सब माइनस हो जाएंगे 6,000, ठीक है। और आपको क्या करना है बेटा, प्लांट को 15% से डिक्रीज करना है, प्लांट आपका दिया 2,00,000, 15% हो गया 30,000, ये भी माइनस हो जाएगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट 30,000, ये भी माइनस हो जाएगा आपका। इसके बाद इसने बोला है कि आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,500 की है,
तो इसका मतलब आपको एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पता चला है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले से बैलेंस शीट में है नहीं, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरीज या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 3,500, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है साहब। इसके बाद इसने बोला है बिल्डिंग की कीमत अब आपको 3.5 लाख लानी है। बिल्डिंग आपकी थी 3 की तो 50,000 इंक्रीज हो गई तो ये प्लस हो जाएगा। इंक्रीज इन बिल्डिंग 50,000 ये प्लस हो गया। इसके बाद बस ये चीजें हैं। अब आप इसको प्लस माइनस कीजिए। देखिए 36 और 6 42 और 1 43 और 3 30 73 73 और 4 73 और 4 77,000 माइनस के और 50,000 प्लस के 27,000 आपका नेगेटिव वो आ रहा है। अच्छा ये भी तो है ऊपर का भी 27,000, तो ये हो गया माइनस का है ना। और इसमें जोड़ लो 21,000, 27 में से 6,000 माइनस का बचा 6, 6 में से गए 42, तो 36 और 45, 45 और 36 81,000, 81,000 रुपये आ गया आपका नेट इफेक्ट। समझ गए? ये स्टेप 1 है। फिर स्टेप 2 क्या लेनी है? ये आपकी स्टेप 1 हो गई। स्टेप 2 लेनी है आपको। स्टेप 2 में आपको गेन और सेक्रीफाइस पीएस पता करना है। कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस पीएस। भाई पार्टनरों के नाम क्या थे? BCD। हाँ BCD। तो अब ब्रिजेश क्या बोल रहे हैं? ब्रिजेश का ओल्ड है 3/6, ब्रिजेश का न्यू है 4/9। एलसीएम आ रहा है इनका 18, 3 तिक्का 9, 2 चौके 8, जो कि 1/18 सेक्रीफाइस कर रहे हैं भाई। चारू क्या कर रही है? 2/6 माइनस 4/9, 18 एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6, 9 4 दूनी 8, माइनस के 2/18 भाई गेन कर रही है। तीसरे वाले डी क्या कर रहे हैं? 1/6 माइनस 1/9, एलसीएम आ गया 18, 3 माइनस 2, 1/18 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। टोटल ऑफ गेन और टोटल ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल होता है 1 और 1 2 और 2, तो मतलब गेन और सेक्रीफाइस कंफर्म है, इक्वल है। अब यहां से आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हो। सेक्रीफाइस रेशियो आ गया आपका, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ बी एंड डी 1/18 रेशियो 1/18, और इन अदर वर्ड्स 1:1। ठीक है गाइस। ये स्टेप 3 में फिर आपको क्या करना है? इस नेटवर्थ को, इस नेट इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है गेन पीएस में और सेक्रीफाइस पीएस में। हालांकि इसकी नीड नहीं थी सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की, समझा दिया बस मैंने। तो आपकी जो एंट्री होगी वो होगी सिंगल एंट्री होगी। आपका गेन कौन कर रहा है? सी कर रहा है ना। जो गेनर है उसकी कैपिटल डेबिट कर देते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, बीज कैपिटल और टू डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई। जो आपका नेट इफेक्ट है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे गेन पीएस से 2/18, ये गया 9 टाइम्स, 9 से गया 9,000, तो इधर आ गया 9,000, और यहां हो जाएगा 81,000 इंटू 1/18 इन द सेंस 9 से 2 बार 9 से 9,000, यानी कि 4,500, 4,500 और 4,500, ये हो गई आपकी एंट्री। इसके बाद इसने रिवाइज्ड बैलेंस शीट पूछी है, तो एक सेकंड के अंदर रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। रिवाइज्ड बैलेंस शीट के अंदर भाई आप समझो आपको चीजें एज इट इज लेके जानी है। ठीक है ना। आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट के अंदर चीजें आपको एज इट इज लेके जानी है। क्रेडिटर आपको दिया हुआ है 87,000 का। रिजर्व आपको लेके जाना है क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है 42,000 का। ठीक है। पी एंड एल भी आपको लेके जाना पड़ेगा 21,000 का। कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी गाइस, कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी। कैपिटल चेंज होती है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। तो देखिए आप वैसे नॉर्मली लॉजिक लगा सकते हो। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल के क्रेडिट दिए हुए हैं। पहला पार्टनर है ब्रिजेश, उसका 3 लाख रुपया का बैलेंस है क्रेडिट में, और आपने यहाँ पर ब्रिजेश की कैपिटल को और 4,500 से क्रेडिट किया है, तो 3,04,500 हो गया। ब्रिजेश की हो गई 3,04,500। फिर दूसरी चारू का ओपनिंग बैलेंस है बेटा 3 लाख, और इसकी कैपिटल आपने डेबिट की है 9,000 से, तो 3 लाख में से 9,000 माइनस हो गई, तो 2,91,000, तो इसका हो गया 2,91,000। ठीक है। तीसरा हो गया दिलीप, इसकी 50,000 की कैपिटल है, और इसकी कैपिटल को आप क्रेडिट कर रहे हो 4.5 से, तो 54,500 हो गई दिलीप की। ठीक है साहब। और इसके अंदर लाइबिलिटी में कुछ नहीं। अच्छा एक आउटस्टैंडिंग सैलरीज आया था ना, तो उसको कंटिन्यू मत करना नई बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि आपको ऑल्टर थोड़ी नहीं करनी है चीजें। फिर तो आपका कंटिन्यू हो गया, तो फिर उसका नेट इफेक्ट यहां कैसे चला गया? ठीक है ना। इसके बाद कैश आपका वही रहेगा 30,000। फिर आपका डेटर्स वही रहेगा जो पहले था, डेटर्स आपका 62 माइनस पीवीडी 2000 है ना,
60,000 एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला इनके अंदर, ठीक है। स्टॉक आपका 180 और आपका फर्नीचर 30 और आपका बिल्ड प्लांट 2 लाख और बिल्डिंग कितना है 3 लाख। टोटल कर लो भगवान का नाम लेके, ये टोटल आएगा आपका 87,000, 42,000, 21,000, 3,04,500, 2,91,000, 54,500, ये आएगा आपको टोटल 8 लाख। वहां तो 8 लाख है। चलिए पॉज। ओके गाइज, अब हमारा अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 35 डीके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 35 डीके, ये भी हमें फुल करना है। ये बोल रहा है एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 स्टूड एज फॉलो। देखिए हमें बैलेंस शीट दी हुई है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए, करना क्या है। ये बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रेवोल्यूशन। तो कुछ जर्नल एंट्रीज जो चेंज हो रही है वो मैं बता देता हूँ, आपको घर से फुल करना है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें भी जनरल एंट्री के बहाने कुछ कॉन्सेप्ट डाले मैंने। हालांकि मैं तो जनरल एंट्री पीछे वाले क्वेश्चन में ही आपको बता चुका, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चुना है कि आपको जनरल एंट्री और अच्छे से आ जाए। देखिए गाइस, इसमें फिर वही चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। समझो कि जब आपसे बोल रहा है कि पास जनरल एंट्रीज, इट मींस कि आपको अपने भेजे में रखना है कि सारा कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गेन कितना है और सेक्रीफाइस कितना है। तो वो तो आप निकाल लोगे क्वेश्चन करके कि गेन कौन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है। मैं बता दूं आपको, ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है और बी और सी गेन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो गुडविल का, इसमें आपको फर्म की गुडविल 60,000 दी है और मैं आपको गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री बता चुका हूं। अभी बताई थी ना मैंने बोर्ड पे गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री। गेनर की कैपिटल को नहीं बताई थी, शायद नहीं बताई, नहीं बताई, अभी इसमें नहीं बताई थी, है ना। गुडविल की एंट्री में गेनर की कैपिटल को डेबिट कर देना, नेट इफेक्ट में यूज होती गुडविल। गेनर की कैपिटल को डेबिट कर देना और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो गेनर यहाँ पर दो लोग हैं, बी और सी। बी और सी की कैपिटल को डेबिट कर देना और ए की कैपिटल को क्रेडिट कर देना। फर्म की गुडविल में जो आपकी 60,000 रुपए की गुडविल है उसमें गेन प्रॉफिट शेयर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गेन, देखिए सुनिए, दो गेनर है, बी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको दो गेनर मिलेंगे। उस टोटल अमाउंट को उठा के पूरा ए को दे देना, क्योंकि एक ही सेक्रीफाइस बंदा है। दोनों गेनर और सेक्रीफाइसर केवल एक है। तो आपको जो दोनों का अमाउंट आएगा ना उसको कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, पूरा की पूरा ए को दे देना है। एक ही कैपिटल दोनों को जोड़ करके क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है साहब। इसके बाद एंट्री हो गई आपकी। इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो एग्जिस्टिंग गुडविल का होता है। फोकस करिए आशु, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा आपका। एग्जिस्टिंग गुडविल का होता है। एग्जिस्टिंग गुडविल इसके अंदर दी नहीं है। इसके बाद आपका जो अगला कॉन्सेप्ट होना चाहिए था वो होना चाहिए था कि जितने भी आपके रिजर्व्स वगैरह हैं उनके रिगार्डिंग देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई। इसमें कहीं भी हमें ये तो बोला नहीं है कि हमें सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट वाली पास करनी है। तो इसका मतलब हमें रिजर्व वगैरह की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी पड़ेगी। हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास जनरल रिजर्व है 50,000 का, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जनरल रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल ओल्ड रेशियो में। उसके बाद हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 70,000 का। समझिएगा, अभी हमारे पास रिजर्व है 70,000 का और इसमें एक लाइन दी हुई है कि अब प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। रिजर्व ज्यादा है, क्लेम कम है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बचा हुआ बैलेंस और उसको ट्रांसफर करने की एंट्री में बता चुका हूं। इसके बाद है आपका, इसमें देखिएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 40,000, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में करेंगे। वो एंट्री में आपको पीछे की वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है। तो हमारा ये वाला काम भी खत्म हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसमें देखेंगे, इसने बोला है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, समझिए, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज्ड टू 5 लाख। देखो टू और वाई में फर्क होता है। यहां पर ये नहीं कह रहा है कि 5 लाख रुपए से बढ़ानी है, बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक लानी है। यानी कि यहां पर आपको कंपैरिजन खुद करके निकालना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है। बुक वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की 4 लाख और वो इंक्रीज करके कहां तक लाने की कह रहा है 5 लाख। तो इंक्रीज जो हुई है वो 1 लाख रुपए से हुई है, तो एंट्री 1 लाख की होगी इंक्रीज इन असेट्स की, ठीक है। ऐसे ही स्टॉक भी डिक्रीज्ड बाई 20,000, यहां पर बाई लगा हुआ है तो वो अमाउंट डिफरेंस किया वो निकला दिया है, तो 20,000 से डिक्रीज इन स्टॉक की एंट्री कर देना। पीवीडी देखो ये एंट्री सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू बी रिटन बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड।
आपको क्वेश्चन के अंदर जब आप अपना क्वेश्चन देखोगे 3 लाख के डेटर पर प्रोविजन पहले से ही दिया हुआ 25,000 का बैलेंस शीट के अंदर, तो वो जो 25,000 रुपए का प्रोविजन है उसको आप रिटर्न बैक कर रहे हो। तो जब आप प्रोविजन को रिटर्न बैक कर रहे हो तो वहां पर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वहां पर आपकी जो जनरल एंट्री होगी पीवीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 25,000 रुपए, ये जनरल एंट्री होगी। ठीक है साहब। इसके बाद आपका इसके बाद आपका अगला पॉइंट है आउट ऑफ सैलरीज पेबल। आपको क्वेश्चन के अंदर सैलरीज पेबल 25,000 दिया हुआ बैलेंस शीट के अंदर, उसमें कह रहा है आउट ऑफ सैलरीज पेबल 15,000 वॉज नॉट पेबल, या तो नीचे या ऊपर है, 15,000 वॉज नॉट पेबल। आउटस्टैंडिंग सैलरीज में से 15,000 नहीं देने तो डिक्रीज इन लायबिलिटी की एंट्री हो जाएगी कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट हो जाएगी। सैलरीज पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि फायदा हो रहा है 15,000 रुपए का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटन बैक बीइंग नॉट पेबल, ये भी डिक्रीज इन लायबिलिटी की एंट्री हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है गुडविल की हो चुकी, एक पॉइंट बोला है इसने, बी वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 10,000। हमने बी से बोला कि भाई देख तू ये सब 3 तावड़े करवाइयो, तू रिवैल्यूएशन करवाइयो, तू सारा काम करवाइयो, तेरी मेहनत और प्लस तेरा खर्चा दोनों मिला के हम तुझे 10,000 रुपए देंगे। जब हम उसको मुग्गम में तय करते हैं तो फिर हम उसकी एक ही एंट्री करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 10,000। अब तूने कितने दिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे लिखा भी हुआ है एक्सपेंसेस पेड बाई बी अमाउंटेड टू 4,000, वो यूजलेस है, 4,000 वाली लाइन कंसीडर नहीं की जाएगी क्योंकि बी जाने उसका काम जाने, हम तो बस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 10,000, ये जनरल एंट्री होगी। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना रफ में या फिर क्रेडिट के रिवैल्यूएशन में से डेबिट के रिवैल्यूएशन को डिफरेंस कर लेना, अगर डेबिट एक्सीड करेगा तो गेन हो जाएगा, उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना उनकी कैपिटल को क्रेडिट करके, और अगर डेबिट एक्सीड करेगा तो लॉस हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डेबिट कर देना उनकी कैपिटल, रिवैल्यूएशन कर देना क्रेडिट। जैसा भी आप क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। ओके अन्वेष अग्रवाल ध्यान दीजिए सेक्टर 8 के आसपास। ओके गाइस, तो इलिस्ट्रेशन 37 डीके गोयल पर, ये फुल नहीं करना पार्ट। अब इसमें कौन सा पार्ट करना है, ध्यान से मेरी बात सुनो, एक बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा इसके अंदर। उस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको बैलेंस शीट के अंदर एक चीज दी हुई है वो बता दूं। ध्यान दीजिए खुशी अग्रवाल, सिस्टर ऑफ जतिन अग्रवाल, देखिए इसमें दिया हुआ बेटा डेटर दिए हुए आपको 4 लाख रुपए की बैलेंस शीट के अंदर, डेटर्स दिए हुए 4 लाख रुपए के, और प्रोविजन दिया हुआ है बेटा बंद करिए। ओके तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर हमारे बैलेंस शीट के अंदर डेटर दिए हुए 4 लाख के, ठीक है, 4 लाख रुपए के डेटर दिए हुए हैं, और बैलेंस शीट के अंदर ध्यान से सुनना, अच्छा पॉइंट है, आपको डेटर दिख रहे हैं 4 लाख के और बैलेंस शीट के अंदर आपको पीवीडी दिख रही है, और वो पीवीडी है बेटा आपकी 20,000 की। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में एक बात बोली है इसने कि सेकंड पॉइंट बोला है बेड डेब्ट्स। देखिए इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें इसने क्या बोला बेटा, बेड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 30,000। समझो वो ये बोल रहा है कि आपके पास एक बेड डेब्ट्स आपको आइडेंटिफाई हुए और उसकी वर्थ है 30,000। पहले आप ये समझो कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी 2 जनरल एंट्री होगी, ध्यान से सुनना। पहली जनरल एंट्री होगी बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 30,000, ये आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री हो गई। फिर इस लॉस को आपको राइट ऑफ करना है और उसके लिए आपके पास पीवीडी मौजूद है 20,000 की, तो 20,000 रुपए तो आप पीवीडी डिक्रीज कर देंगे, पीवीडी अकाउंट डेबिट 20,000, लेकिन अभी भी आपके पास 10,000 रुपए के बेड डेब्ट्स और है बेटा, वो आप रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बेड डेब्ट्स। ये आपकी 2 एंट्री हो गई बेड डेब्ट्स की। समझ में आ गई मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। पीवीडी अगर आपके पास ओल्ड पीवीडी है तो आप उससे राइट ऑफ करेंगे बेड डेब्ट्स को, और जो इनसफिशिएंट है तो बाकी के लिए आप रिवैल्यूएशन यूज करेंगे। लेकिन अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अब आपके पास इस समय जो नेट डेटर्स हैं वो कितने हैं, 4 लाख में से 30,000 के बेड डेब्ट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब आपके पास इस समय जो नेट डेटर बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं आपके 4 लाख माइनस 30,000, 3,70,000 रुपए के आपके पास नेट डेटर्स इस समय बचे हुए हैं। फिर इसने एक और एडजस्टमेंट दी है, पीवीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। मतलब आपको ये भी नहीं पता है, आपको ये तो पता है कि यहां से पीवीडी क्रिएट करनी है, लेकिन
किस रेट पे करनी है, उसने बोला कि जो पहले थी उसी पर। तो पहले वाली पीवीटी की रेट कैसे निकलेगी, देखो पहले पीवीटी कितनी थी 20,000, डेटर कितने के थे 4 लाख, तो एग्जिस्टिंग रेट निकालो पीवीटी की 20,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100। 20,000 रुपए 4 लाख का कितना परसेंट है, 20,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख गुणा 100, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 20 बार गया, 20 से गया 5, यानी कि 5% थी पहले। तो अभी भी आपको वो ही रेट कंटिन्यू करनी है, लेकिन ये जो 5% है ना वो 4 लाख पे अब नहीं निकलेगा, अब निकलेगा नेट डेटर्स पे। नेट डेटर्स कितने के, 3,70,000 के। 3,70,000 का जब आप 5% निकालोगे तो ये आएगा बेटा आपका 5 7 पंजे 35, 5 15 और 3 18, 18,500 रुपए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब जो पीवीडी बनेगी वो आपकी बनेगी 18,500 रुपए, और इस पीवीडी को क्रिएट करने के लिए अब जो एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंक्रीज इन लायबिलिटी है ना, टू पीवीडी। और अगर इसने बैलेंस शीट पूछी होगी तो बैलेंस शीट में से क्या होगा, बैलेंस शीट में से 3,70,000 में से 18,500 घटा के जो बचेगा वो नेट डेटर्स बैलेंस शीट में जाएंगे। आ रही है बात समझ में। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और है बेटा, इसमें लिखा हुआ है यू आर इन्फॉर्म्ड दैट 1 मार्च 2020 अ फायर ब्रोक आउट रिजल्टिंग इनटू लॉस ऑफ गुड्स रुपीज 1,50,000। मतलब आपके माल में आग लग गई और जिससे आपका 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया 1 मार्च 2020 को। तो इस बात का जो इंपैक्ट पड़ेगा ना वो 2019-20 के प्रॉफिट में पड़ेगा, ठीक है। अ क्लेम ऑफ 60% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। भाई आपके यहाँ 1.5 लाख रुपए का माल जला, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वालों ने 60% पैसा दे दिया, तो आपका नुकसान कितना हुआ 40%। तो वो 40% जो हुआ 1.5 लाख का 40% वो हुआ 60,000। तो ये जो 60,000 रुपए है 60,000 रुपीज, ये आपका एबनॉर्मल लॉस रहा होगा, आपने उस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर दिया होगा। इसीलिए जब आप अपने प्रॉफिट को एक्चुअल करोगे तो 60,000 रुपीज 19-20 के प्रॉफिट में जोड़ देना, ठीक है, तब आपकी गुडविल निकल के आ पाएगी। बाकी इसने जनरल एंट्रीज पूछी वो मैंने बता दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 27 डी के गोयल, इलस्ट्रेशन 27 लेटेस्ट एडिशन डी के गोयल फुल। देखो भाई ये क्या बोल रहा है, पी क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। तीन पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम, सही भेजी मैंने फोटो, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। रेशियो चेंज हो गया। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। बच्चों आपको बैलेंस शीट छोटी सी दी हुई है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, समझना। इसमें मैंने आपके सारे रूल कवर कर दिए आईएफआर के। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है आपको 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू, जैसे कॉस्ट भी बोला हुआ है उसने, बुक वैल्यू ये आपको दी हुई है, कॉस्ट प्राइस ये बुक वैल्यू दी हुई है 5 लाख। अब इसमें कुछ केस है बेटा, आपको इसने देखो क्या बोला है, शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो भले ही उसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोला, मतलब यहाँ पे करनी जनरल एंट्री, क्योंकि इस केस में जनरल एंट्री ही होगी। फर्स्ट कंडीशन उसने क्या बोली है बेटा कि इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, तो यानी इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ये माना जाएगा कि इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है या जो कॉस्ट प्राइस है वही इन्वेस्टमेंट की मार्केट में भी वैल्यू है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इस वजह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अब फ्री रिजर्व बन गया, तो उसको फ्री रिजर्व की तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड एंट्री, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 5 लाख, भैया बुक वैल्यू भी 5 लाख, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख, तो इसका मतलब बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस सेम है, तो जब चेंज ही नहीं हुआ तो फिर वही जो केस 1 था सेम टू सेम केस 2 में कर देंगे, ठीक है। अब केस 3 देखिए, केस 3 में क्या कह रहा है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 5, मार्केट वैल्यू हो गई आपकी 4,88,000, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई 12,000। और अगर ये डिक्रीजिंग होती है तो ये आईएफआर से चार्ज होती है, तो आपका डिक्रीजिंग 12,000 की है, आईएफआर 30,000 का है, तो आईएफआर को यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए 12,000 रुपए तक, और बाकी का जो आईएफआर बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पी में, क्यूज कैपिटल
और आर्स कैपिटल। ठीक है, जो आपका अमाउंट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना यहाँ पर ओल्ड रेशियो में। ये बचेगा आपका 18,000 बचेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना ओल्ड रेशियो में तीनों में। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या कह रहा है ये कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000। मार्केट वैल्यू 4,46,000, तो डिक्रीज जो हो गया वो हो गया 5 लाख में से 4,46,000 गए, तो 54,000 रुपए का डिक्रीज हो गया। बच्चों केस थर्ड में भी डिक्रीज हुआ था, केस फोर्थ में भी डिक्रीज हुआ है, लेकिन केस थर्ड और केस फोर्थ में क्या चीज अलग है कि यहां पर जो डिक्रीजिंग हुई थी वो आईएफआर को क्रॉस नहीं कर रही थी, लेकिन यहां पर जो डिक्रीजिंग हुई है वो आईएफआर को एक्सीड कर रही है। तो उस कंडीशन में पूरा की पूरा आईएफआर आपका यूटिलाइज हो गया इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने में। ठीक है, 30,000 रुपए का, लेकिन आपके पास तो लॉस 54,000 रुपए का है, बाकी के लिए आप रिवैल्यूएशन यूटिलाइज करेंगे। ठीक, और फिर इस रिवैल्यूएशन को बिना कुछ किसी से कहे सुने आप पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट करेंगे। डेबिट का रिवैल्यूएशन है तो पीस कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 24,000 रुपए को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है सब। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, मार्केट वैल्यू 5,06,000 इस बार इंक्रीज हो गई 6,000 रुपए की। जब आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई तो आईएफआर का यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि वो डिक्रीज के केस में यूज होता है। तो आपको पूरा की पूरा आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, आईएफआर डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, पूरा की पूरा 30,000 रुपया ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसके अलावा 6,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ गई, उसको इंक्रीज इन असेट्स की तरह से दिखाना, गलती मत कर देना। तो उसके लिए एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 6,000। समझ गए। फिर इसके बाद इस 6,000 रुपए के रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना। रिवैल्यूएशन डेबिट टू पीस कैपिटल टू आर्स कैपिटल क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, 6,000 रुपए को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 26 डी के गोयल, इलस्ट्रेशन 26, और ये बेटा हमें ये भी पार्ट में करना है। तो समझो इसमें एक चीज दी हुई है कंटिंजेंसी रिजर्व। तो मैंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन डाला है। कॉन्टिंजेंसी रिजर्व जो होता है ना भाई, वो एक जनरल रिजर्व की तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना फ्री रिजर्व के केस में। ठीक है, चलिए ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 25 डी के। एग्जाम्पल 25 डी के में क्या है भैया, ये भी पूरा नहीं करना, पार्ट में करना है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा कि आपको लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 60,000। अग्रवाल ध्यान दे, 60,000 रुपए का कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। इसमें आपको केस नंबर 1, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 तीन केस पढ़ने हैं। पहले केस नंबर 1 सुनते हैं। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट मींस कि आपको पूरा की पूरा रिजर्व फ्री रिजर्व की तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। केस नंबर 3, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एज 60,000, मतलब आपके पास रिजर्व भी 60,000 और जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नजर आ रहा है वो भी 60,000। तो आप क्या करेंगे, पूरा की पूरा WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो यूटिलाइज कर लेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000, कहानी खत्म। अब आपको डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और केस नंबर अगर हम बात करें 4th की, तो केस नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 75,000, यानी कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 75,000 का और आपके पास रिजर्व है केवल 60,000 का, तो 60,000 रुपए के तो रिजर्व यूटिलाइज हो गए आपके। ठीक है, बाकी का 15,000 रुपए आपको रिवैल्यूएशन से निकालना पड़ेगा। और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 75,000, और फिर इस 15,000 रुपए के रिजर्व की वजह से, जो हमारे 15,000 रुपए के रिवैल्यूएशन की वजह से जो हमारे पार्टनर है पी, क्यू और आर, इन तीनों की कैपिटल को हमें करना पड़ेगा डेबिट और टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, 15,000 इसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 3 टीएस ग्रेवल।
ये फुल करना है, नहीं पार्ट में करना है। इसका केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 4 सॉल्व करेंगे हम। तो पहले क्वेश्चन सुनो, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ओल्ड पीएसआर हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:3:2। आगे इसने हमसे बोला है कि कैलकुलेट न्यू पीएसआर, सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो, तीन चीजें निकालनी है। केस नंबर 1 समझते हैं पहले। केस 1 में क्या कह रहा है भाई, ये केस 1 में ये बोल रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। तो देखिए एक्स का पीएस जो होगा वो कितना हो जाएगा, जेड ले रहा है 1/5 शेयर और ये किससे ले रहा है, एक्स से। तो एक्स का जो ओल्ड पीएसआर था वो था 5/10, ठीक है, एक्स का ओल्ड पीएस 5/10। एक्स का सेक्रीफाइस कितना है 1/5, तो एक्स का न्यू पीएस कितना हो गया 5/10 माइनस 1/5, 10 एलसीएम आ गया 5 - 2 3/10। और y अनचेंज है तो जो y का ओल्ड ऑब्लिक न्यू पीएस सेम रहेगा y का 3/10। और z का ओल्ड पीएस था 2/10, z का गेन पीएस है 1/5, तो z का न्यू पीएस हो गया 2/10 प्लस 1/5, 10 एलसीएम आ गया 2 + 2 = 4/10। न्यू पीएसआर हो गया एक्स वाई जेड का न्यू पीएसआर हो गया, एक्स का हो गया 3/10, वाई का 3/10 और इसका 4/10, तो 3:4 दैट इज द आंसर। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा इसने पूछा है गेन और सेक्रीफाइस, तो गेन रेशियो तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि दोनों एक एक है, तो ये आपका एक आंसर हो गया एक्स का सेक्रीफाइस पीएस और एक आंसर आपका ये हो गया जेड का गेन पीएस, ठीक है। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी कि इस बार एक्स का जो ओल्ड पीएस है वो है आपका 5/10 और एक्स का जो सेक्रीफाइस्ड पीएस है वो है 1/5 का आधा, क्योंकि वो इससे दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, एक्स से भी और वाई से भी। तो 1/10 इसका सेक्रीफाइस हो गया और एक्स का न्यू पीएस हो गया 5/10 माइनस 1/10 इजिकल टू 4/10। सेम y के लिए, y का ओल्ड पीएस है आपका 3/10, y का सेक्रीफाइस पीएस है 1/5 का आधा 1/10, y का न्यू पीएस हो गया आपका ओल्ड पीएस माइनस सेक्रीफाइस पीएस इजिकल टू रिमेनिंग पीएस। z का ओल्ड पीएस है आपका 2/10, z का गेन पीएस है आपका 1/10 प्लस 1/10 इजिकल टू 2/10, तो z का न्यू पीएस हो गया आपका 2/10 ओल्ड प्लस 2/10 गेन इजिकल टू 4/10। न्यू पीएसआर ऑफ एक्स वाई जेड हो गया, x का न्यू हो गया 4/10, y का न्यू हो गया 2/10, z का न्यू हो गया 4/10, 4:2:4 और 2:1:2, ठीक है। और अगर बात करें सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ x एंड y तो 1/10 रेशियो 1/10 और 1:1, और गेन तो फिर एक ही आदमी को हो रहा है ना, ये हो गया आपका गेन। हाँ देखो शायद एक बार माइट भी पॉसिबल, चेक कर लो। इसके बाद नंबर 4 बात है नहीं, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा ये कि एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स। देखो फ्रॉम और एफ में फर्क होता है, जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। कॉल कर लो एक बार उसको। तो एक्स का ओल्ड पीएस दिया हुआ है 5/10, अब x का जो सेक्रीफाइस पीएस है, x अपने पीएस का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि 5/10 का सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, यानी कि 1/10 x का सेक्रीफाइस है। तो x का जो न्यू पीएस होगा वो होगा ओल्ड पीएस माइनस सेक्रीफाइस पीएस इक्वल टू न्यू पीएस। y का जो ओल्ड पीएस है वो है आपका 3/10 और y जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कर रहा है अपने पीएस का 1/6, 3/10 का 1/6 यानी कि 1/20। तो y का जो न्यू पीएस होगा वो होगा उसके ओल्ड पीएस में से उसका सेक्रीफाइस पीएस
माइनस कर देंगे 5/20 और z का जो ओल्ड पीएस है वो है आपका 2/10। z का जो गेन पीएस है वो है z ने x से कितना लिया 110 और y से कितना लिया 120। टोटल हो गया इसका 2 + 1 3/20। तो z का न्यू पीएस हो गया ओल्ड प्लस गेन 20 एलसीएम आ गया 4 + 3 7/20। न्यू पीएसआर ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स का न्यू था आपका 4/10, वाई का न्यू था आपका 5/20, जेड का न्यू था आपका 7/20। 20 एलसीएम आ गया 8:5:7। ठीक है। और अगर बात करें सेक्रीफाइस पीएस की, सेक्रीफाइस रेशियो की ऑफ एक्स एंड वाई, तो देखो भाई एक्स ने सेक्रीफाइस किया 1/10, वाई ने सेक्रीफाइस किया 1/20। 20 एलसीएम आ गया 2:1। ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। ओके।